चलिए आज के क्लास में सीआरओ और सीआरटी को करेंगे। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और कैथोड रे ट्यूब, उसी का जो बाहरी पार्ट होता है, जो ट्यूब जिससे हम लोग डिस्प्ले देखते हैं, जो डिस्प्ले होता है सीआरओ का, उसी को क्या बोलते हैं, सीआरटी। और भी अलग अलग तरह का डिस्प्ले आता है, जैसे एलसीडी डिस्प्ले है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी और एलईडी भी है सिलेबस में। ठीक है ना, तो एलसीडी डिस्प्ले है, एलईडी डिस्प्ले है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, उसी तरह से जैसे एलसीडी एलईडी है, उसी तरह से जो सीआरओ में हम लोग स्क्रीन यूज करते हैं उसको सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसका लिखने वाला कहाँ, चलिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। The cathode ray oscilloscope CRO is a very useful and versatile laboratory instrument। ठीक है ना, इसका हम लोग CRO का सबसे अधिक यूज करते हैं और ये वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। वर्सेटाइल मतलब इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। खास करके इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। ये एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है। आप किसी भी लैब में चले जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, तो CRO आपको दिखेगा ही। ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाइएगा तो एटलीस्ट आपको कम से कम CRO दिखेगा, है ना। आपके कॉलेज में भी रहा होगा। यूज फॉर डिस्प्ले करने के लिए, कोई वैल्यू को डिस्प्ले करना है या वेव है, वेव को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म जो है, वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए, वेव फॉर्म को मेजरमेंट करने के लिए, वेव फॉर्म को एनालिसिस करने के लिए अलग अलग तरह का वेव फॉर्म होता है। जैसे सिनुसाइडल वेव पढ़े होंगे, कोसाइन वेव होता है, ट्रायंगुलर वेव होता है, सॉटूथ वेव होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग तरह का वेव फॉर्म होता है। तो वेव फॉर्म को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं CRO का, तो वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए, मेजर करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए। ठीक है ना, एंड अदर फेनोमेना इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, या और भी कोई फेनोमेना है, जैसे कि वोल्टेज कितना है, टाइम पीरियड मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। एम्पलीट्यूड मेजर करने के लिए हम लोग मेजर करते हैं। तो और भी डिफरेंट सारे चीज को मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में CRO का यूज करते हैं, है ना। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं। दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है बट अच्छे से। ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये आप दिख रहा है या ऑलरेडी आप देखे भी होंगे, कोई नया चीज नहीं है, ये छुपा हुआ चेहरा नहीं है। ठीक है ना, हर एक लैब में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाएंगे तो CRO दिखेगा। यहाँ पे ये स्क्रीन दिख रहा है, यही जो है CRT वाला पार्ट होता है। और इसका हम लोग CRO का यूज किसके लिए करते हैं, तो वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में बटा होगा। कौन कौन यूज किए हैं ये बताइए। देखे हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। इसी तरह से ये बटा रहता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, है ना। क्या जी, ऐसा ही रहता है ना, लेकिन आपको ऐसा दिखता नहीं होगा। ये लाइन सब दिख रहा है। और इसी तरह से इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेव फॉर्म है उसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, यहां से हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। यहां से हम लोग, टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को निकालते हैं, कितना वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बटा रहता है।
और यहाँ पे अलग अलग जो है बटन दिया हुआ है। जैसे इसमें एक देखिएगा चमकते रहता है डॉट टाइप का, ठीक है। अब उसमें सेंटर में रहता है, उसको आप ऊपर नीचे आगे लेफ्ट राइट टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप उसको आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे एडजस्टर डिफरेंट सारा रहता है, जिसको आप एक्स एक्सिस पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वाई एक्सिस में आप रोटेट कर सकते हैं, वैल्यू को आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब लगा करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही जो CRO आप देख रहे हैं, इसी CRO के बारे में पढ़ना है। इसमें जो डिफरेंट सारा पार्ट्स है, ये वेव फॉर्म दिख रहा है, ये फरा वेव फॉर्म। अच्छा, ये वेव फॉर्म जितना डेंस होगा उतना फ्रीक्वेंसी हाई होगा ना। कम्युनिकेशन पढ़े हैं, कम्युनिकेशन में जब मॉड्यूलेशन करवाते हैं, नहीं सुने हैं? कौन सा ब्रांच है? इलेक्ट्रिकल। तो कम्युनिकेशन नहीं पढ़े होंगे। तो मॉड्यूलेशन जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे जो कैरियर सिग्नल होता है वो डेंस होता है, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, ठीक है ना। तो ये जितना डेंस दिखेगा मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। सिंपल सी शब्दों में, जैसे एक ये सिग्नल है, ठीक है, और एक ये है, किसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा? इसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। जितना डेंस होगा उतना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा। यही बात हम कहने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका CRO हो गया। इससे हम लोग डिफरेंट सारे चीज को मेजर करते हैं। एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो वो सारे चीज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी आपका ये क्या हो गया, फंक्शन जनरेटर का नाम सुने हैं, या फिर DSO का? फंक्शन जनरेटर का भी नाम सुने होंगे, DSO का भी नाम सुने। इसका भी उपयोग हम लोग का, या समझिए एक तरह का CRO ही है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, मेजर करने के लिए। देखिए अलग अलग वेव फॉर्म है, हाँ। तो अलग अलग, ऊपर वाला कौन सा वेव फॉर्म है? ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर है। नीचे क्या है, सिनुसाइडल वेव है, ठीक है। तो अलग अलग तरह का वेव फॉर्म को आप मेजर कर सकते हैं। सॉटूथ वेव फॉर्म, सॉटूथ कैसा होता है? आरी देखे हैं आप लोग, लकड़ी काटने वाला, उसी की दांत की तरह। सौ मतलब होता है आरी, ठीक है, और टूथ मतलब दांत। तो आरी जो होता है जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, उसी के दांत की तरह होता है, उसीलिए उसका नाम पड़ा सॉटूथ वेव, ठीक है। तो अलग अलग तरह का वेव फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। चलिए, इट कैन बी यूज टू मेजर क्वांटिटीज लाइक पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज समझ रहे हैं? पीक वोल्टेज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करने के लिए। पीक या मैक्सिमम वोल्टेज सेम होगा, इसी को बोलेंगे पीक वोल्टेज ना। ऊपर से नीचे को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, पीक टू पीक वोल्टेज। ये पॉजिटिव में हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव पीक से निगेटिव पीक को क्या बोलेंगे, पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव तक पूरा को कवर कर रहे हैं। वैसे पीक वोल्टेज बोलेगा तो ये आपका पीक वोल्टेज हो गया। पीक मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम यहीं पे आएगा ना क्या। तो इसका हम लोग यूज, CRO का यूज किसके लिए करते हैं, तो पीक वोल्टेज मेजर करने के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर करते हैं, फेज डिफरेंस को मेजर करते हैं, पल्स विड्थ को मेजर करते हैं, डिले टाइम को मेजर करते हैं, राइज टाइम को मेजर करते हैं, फॉल टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है ना, डिस्टॉर्शन को मेजर करते हैं, रिलेटिव टाइमिंग ऑफ टू रिलेटिव सिग्नल, दो सिग्नल के बीच में कितना टाइमिंग है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। दिस एक्सट्रीमली यूजफुल एंड मोस्ट वर्सेटाइल टूल इज यूज्ड इन साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड
टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, क्या बोले, ये ऐसा चीज है जो आपको हर एक जगह पे दिख जाएगा, बहुत ही वर्सेटाइल चीज है, एक ही चीज से आप बहुत सारे चीज को मेजर करते हैं और वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, एक वन ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का सबसे एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाएंगे तो ये आपको सीआरओ दिखेगा ही, सीआरओ हो गया, मल्टीमीटर हो गया, जो ब्रिज वगैरह पढ़े हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, एडर, जितना भी एडर सब्ट्रैक्टर वगैरह पढ़े हैं वो सारा जो है बेसिक चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का, वो सारा चीज आपको दिख जाएगा। CRO आर इन फैक्ट वेरी फास्ट XY प्लॉटर। XY प्लॉटर मतलब X और Y एक्सिस अभी दिखाए थे ना, वर्टिकली क्या हो गया Y और हॉरिजेंटली X हो गया, तो ये XY प्लॉटर है जो कि X और Y डायरेक्शन दोनों में करेगा, ये वर्टिकली हो गया Y और हॉरिजेंटली हो गया X। डिस्प्लेइंग एन इनपुट सिग्नल वर्सेस अनदर सिग्नल और वर्सेस टाइम, टाइम और इनपुट सिग्नल का ग्राफ को दिखा सकता है या दो इनपुट सिग्नल का ग्राफ को दिखा सकता है, ठीक है ना। सो इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट वेव फॉर्म, ट्रांजिएंट फिनोमेना एंड अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटी फ्रॉम ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी से रेडियो फ्रीक्वेंसी तक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आप इसको मेजर कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ को देख सकते हैं, जैसे ट्रांजिएंट फिनोमेना क्या है, ठीक है ना, या फिर अदर टाइम वेरिंग फिनोमेना क्या है, तो सारा चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं। फेज डिफरेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ट्रांजिएंट फिनोमेना हो गया, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये आपको वेव फॉर्म की मदद से दिखाता है, ये जो डिस्प्ले करेगा, मेनली हम लोग क्या देखते हैं सीआरओ में, वेव फॉर्म के रूप में ही देखते हैं, ठीक है ना। तो वेव फॉर्म के रूप में आपको दिखाएगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने आता है ना जी, आप अगर वेव फॉर्म दिया हुआ है तो वहां से टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेव फॉर्म की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये सारे चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये सारे चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल पर्पस ऑसिलोस्कोप आर यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी वर्क लाइक डिजाइन, बिल्ड एंड टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है ना। जो जनरल पर्पस ऑसिलोस्कोप है, मीन्स जो नॉर्मल ऑसिलोस्कोप है, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है ना। डिजाइन करने के लिए, कोई चीज़ डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, या फिर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टेस्ट करना है, तो टेस्टिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सीआरओ का यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस ऑसिलोस्कोप में बी यूज फॉर सच पर्पस एज एनालाइज एयरक्राफ्ट, कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमोटिव इग्निशन सिस्टम और टू डिस्प्ले द वेवफॉर्म ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट के वेवफॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए देखे हैं आईसीयू वगैरह में, ठीक है ना, एनआईसीयू हो गया, आईसीयू वगैरह हो गया, वेंटिलेशन पे जो रहता है तो वहां पे डिस्प्ले करते रहता है, ठीक है ना, करता है ना, हार्ट बीट वगैरह का दिखाता है, या ईसीजी टेस्ट में वहां पे भी दिखाता है ना। तो खास करके जो वेंटिलेशन वगैरह पे होता है या आईसीयू वगैरह में देखेंगे, वहां पे जो स्क्रीन रहता है वो क्या रहता है, सीआरटी स्क्रीन रहता है, वहां पे क्या दिखाता है, वेव फॉर्म के रूप में दिखाता है ना, हार्ट बीट का आपका पल्स रेट क्या है, नहीं है, ये सारा चीज को, ठीक है ना। तो वहां पे भी हम लोग करते हैं। तो वो क्या हो गया, स्पेशल से पर्पस से, स्पेशल पर्पस मतलब इसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, कॉमर्शियल पर्पस से, और जनरल पर्पस जिसको हम लोग लेबोरेटरी में मेनली टेस्ट वगैरह करने के लिए, डिजाइन वगैरह करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोनों पर्पस से इसका यूज करते हैं हम लोग, कॉमर्शियल पर्पस से भी यूज करते हैं और जनरल पर्पस से भी यूज करते हैं, दोनों पर्पस। एयरक्राफ्ट कॉकपिट्स इंस्ट्रूमेंट, एयरक्राफ्ट के जो है वहां पे डिस्प्ले करने के लिए, एयरक्राफ्ट सिस्टम में एयरक्राफ्ट जो होता है वहां पे भी डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे भी डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब एयरप्लेन वगैरह में, ठीक है ना, वहां पे भी इसका उपयोग करते हैं। The CRO has become a universal tool in all kind of electrical and electronic investigation, ठीक है ना। क्या कह रहा है, CRO has become a
यूनिवर्सल टूल्स, यूनिवर्सल टूल मतलब सभी जगह पे, ऐसा जो सभी जगह पे जिसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सभी जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, ऐसा एक टूल्स है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जिसका सभी जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक तरह से सबसे अधिक यूज होने वाला ये टूल्स है या फिर इंस्ट्रूमेंट है कह सकते हैं, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ऑपरेट्स ऑन वोल्टेजेज, वोल्टेज पे ये काम करता है, जब सप्लाई देंगे तब काम करेगा, बिना सप्लाई का काम करेगा, आप सप्लाई से हटा दीजिए कोई काम का नहीं है, बिना सप्लाई का वर्क नहीं करेगा। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट करेंट, स्ट्रेन, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी इनटू वोल्टेजेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, देन present visual representation of a wide variety of dynamic phenomena on CRO. It is basically an electron beam voltmeter. ये इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर होता है। तो आप जो फिजिकल फिनोमेना है, जैसे कि आप करंट को, स्ट्रेन को, एक्सेलरेशन को, प्रेशर को, ये सारे चीज़ क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिस्प्ले हम लोग क्या करते हैं, सीआरओ में अप्लाई करते हैं और सीआरओ उसको वेव फॉर्म के रूप में दिखाता है, ठीक है ना। और इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैं। ये ट्रांसड्यूसर, ये क्लास के बाद हम ट्रांसड्यूसर ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर का क्या काम है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन देख रहे हैं, ये क्या हो गया, एक तरह का ट्रांसड्यूसर हो गया। क्या करता है, ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर, वो भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर हो गया, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है। उसी तरह के और भी बहुत सारा ट्रांसड्यूसर आपको पढ़ना है, जैसे एलवीडीटी का नाम सुने होंगे, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एलवीडीटी का। स्ट्रेन गॉज का नाम सुने होंगे, पिरानी गॉज का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। आरवीडीटी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका सीआरओ के बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें ट्रांसड्यूसर ही पढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। Then represent visual representation of wide variety of dynamic phenomena on CRO. It is basically an electron beam voltmeter. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर के नाम से भी जानते हैं। The CRO depends on the, पॉइंट बाय पॉइंट करके इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। The CRO depends on the moment of an electron beam. इलेक्ट्रॉन बीम के मोमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका जब स्क्रीन देखेंगे, इसका जो देखेंगे हम लोग सीआरओ का डायग्राम, और वहां पे देखेंगे कैसे कैसे काम करता है तो समझिएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन बीम के मोमेंट के, विच इज बम्बार्डेड इम्पिंग्ड ऑन ए स्क्रीन कोटेड विथ ए फ्लोरोसेंट मटेरियल टू प्रोड्यूस ए विजुअल स्पॉट। और हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे इसको जो है बम्बार्ड करते हैं, जहां पे क्या होता है, दिखता है। जैसे टेलीविजन वगैरह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, हाँ, बीम के रूप में जाता है। बीम का मतलब बीम जब भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, बीम के रूप में जाता है, ठीक है ना। डायग्राम आएगा तो देखिएगा, ये जो है एक फिक्स डायरेक्शन में बीम की तरह जाता है। जैसे घोड़ा को देखे हैं, घोड़ा को ऐसे करके लगा रहता है, नहीं लगता है, जो ऐसा घोड़ा जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, टमटम वाला जो होता है, देखे हैं, तो उस घोड़े को क्या किया जाता है, इस तरह से लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है, हाँ, आगे देखे क्या होगा, इधर उधर नहीं देखे, इधर उधर देखेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए लगाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी रहता है, ठीक है ना। आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर नहीं भागे, क्योंकि स्पॉट क्या चाहिए हमको, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन दीजिएगा या डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, वहां पे स्पॉट नहीं बनेगा, लाइट नहीं क्रिएट होगा तो विजुअल होगा।
नहीं होगा। तो एक साथ इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाते हैं, ठीक है ना। If the electron beam is deflected on the both conventional axis, x axis and y axis, a two-dimensional display is produced, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम लोग डिफ्लेक्ट करते हैं दोनों पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो होगा, एक्स एक्सिस वर्टिकल जो होगा वाई एक्सिस, दोनों पे हम लोग उसको क्या करते हैं, तो डिफ्लेक्ट करवाते हैं और ये टू डायमेंशनल डिस्प्ले को प्रोड्यूस करता है। टू डायमेंशनल डिस्प्ले समझ रहे हैं ना, ये जो हुआ ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल डिस्प्ले नहीं हुआ, यही ना हुआ जो टू डायमेंशनल डिस्प्ले, टू डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो टू डायमेंशनल डिस्प्ले पे इसको डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है ना। The beam is deflected at a constant rate relative of time along the x-axis and is deflected along the y-axis in response to an stimulus such as a voltage, ठीक है ना। और इसको जो हम लोग डिस्प्ले करते हैं वो कांस्टेंट रेट से डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट होता है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है, वो एक कांस्टेंट रेट से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्लेक्ट करवाते हैं, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस ए टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज। और ये टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन मतलब टाइम पे क्या करता है, डिपेंडेंट करता है, एक फिक्स एक कांस्टेंट रेट से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट ये नहीं जो कुछ इलेक्ट्रॉन पास कर गया फिर जो है 1 मिनट बाद कुछ पास करेगा, एक फिक्स कंटिन्यूअस रेट से हम लोग पास करवाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका स्क्रीन पे विजिबिलिटी बना रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, सीआरटी का स्क्रीन है ना जी, ऐसे ही रहता है, कभी गौर किए हैं, सीआरटी का यही स्क्रीन है ना। इसमें ये क्या हो गया, ये रिफरेंस एक्सिस हो गया कह सकते हैं, बढ़िया से मैथ पढ़े होंगे, 0 0 है ना, 0 0। अब इसको देखिए स्मॉल स्मॉल में बांटा गया है, स्मॉल स्मॉल में बांटा गया है, और जितना में एक को बांटा गया है उसी तरह से सबका रहता है, ठीक है। अब यहां से ये जो है ये जेड इंटेंसिटी को दिखाता है, ये एक्स हो गया टाइम, और ये वाई हो गया वाई जो कि वोल्टेज को दिखाएगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड दिखाता है, एम्पलीट्यूड वोल्टेज, और ये क्या दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा। तो अब यहां से ही आपको पकड़ना होता है, ठीक है ना। यहां से ही हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं जो कितना हो रहा है। जैसे कि यहां से हम लोग क्या मेजर कर लेंगे, वोल्टेज मेजर कर लेंगे, एम्पलीट्यूड मेजर कर लेंगे, और यहां से क्या करेंगे, टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे, क्या टाइम पीरियड को मेजर कर लेंगे, ठीक है। और जब टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर लेंगे। तो ये प्रत्येक जो ग्रिड है, जैसे यहां से यहां इसके बीच में भी डिवाइडेड रहता है, ठीक है ना, और इक्वली डिवाइडेड रहता है, जिसमें आप छोटा से छोटा भी इसमें जो आता है वैल्यू उसको भी मेजर कर सकते हैं। ये इस तरह से डिवाइडेड रहता है। और फिर इसी में यहाँ पे डिफरेंट सारा जो रहता है चैनल रहता है, उसे आप ऊपर नीचे जो है स्पॉट को कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टली ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर वर्टिकली आप लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। ये सारा चीज उसमें रहता है, ठीक है। ऑपरेट किए होंगे तो पता होगा। कौन सा, ये इंटेंसिटी लेवल को दिखाता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी लेवल उसका क्या है, उस चीज को दिखाता है। किसको, इंटेंसिटी कितना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, कितना इंटेंसिटी है उसको देखेंगे। जो स्पॉटलाइट एक रहता है ना, उसी से हम लोग फोकस करते हैं ना, जो किधर कितना वैल्यू है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। अलग अलग पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, केवल ऐसा नहीं जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ही मेजर करते हैं। अभी हम लोग देखिए फेज डिफरेंस भी मेजर करते हैं इससे, ठीक है ना, टाइम पीरियड भी मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं। ये सारे चीज को हम लोग सीआरओ की मदद से मेजर करते हैं। किसका,
वेव फॉर्म ना, ये दो क्या, एक बार में आप पांच भी निकाल सकते हैं। दो चैनल था ना, आप उससे अधिक भी ले सकते हैं। कंपैरिजन अगर करना है वेव फॉर्म को, उससे अधिक को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए आप फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, फेज एंगल कितना बनना है, वो सारे के लिए आप दो से अधिक भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑसिलोस्कोप का सिंबल हो गया, ठीक है ना, सर्किट सिंबल ऑफ एन ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप का सर्किट सिंबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ है। ऑलमोस्ट आप जान चुके हैं जो सीआरओ का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो वही सारा चीज है एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इन विच सीआरओ इज यूज, सम ऑफ दीज एप्लीकेशन आर, हम लोग बहुत जगह पे इसका यूज करते हैं। हम लोग देखें जनरल पर्पज से भी करते हैं, उसके बाद हम लोग देखें इसको इंडस्ट्रियल पर्पज से भी, कॉमर्शियल पर्पज से भी यूज करते हैं। तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। ट्रेसिंग ऑफ एन एक्चुअल वेव फॉर्म ऑफ करेंट और वोल्टेज, करेंट और वोल्टेज के वेव फॉर्म को ट्रेस करने के लिए, क्या उसका करेंट का वेव फॉर्म है, क्या वोल्टेज का वेव फॉर्म है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सीआरओ का यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी जिसको आप वेरिएबल या जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसके हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे मेजर होगा, वर्टिकली, ठीक है ना, जो पीक वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड हम लोग इधर से ही मेजर करते हैं, अभी तो बताए, यहाँ से हम लोग एम्पलीट्यूड को मेजर करेंगे और यहाँ से टाइम पीरियड को मेजर करेंगे, ठीक है ना। टाइम पीरियड मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो हॉरिजेंटली, और एम्पलीट्यूड या वोल्टेज वैल्यू मेजर करना है तो वर्टिकली हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करना है, फेज को कंपैरिजन करना है तो उसके लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को भी मेजर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। टेलीविजन में हम लोग इसका यूज करते हैं, रडार में यूज करते हैं। रेडियो क्या होता है, फुल फॉर्म रडार का, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कोई भी एयरपोर्ट पे आप चले जाइए, रडार आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, एयरपोर्ट पे रडार आपको आसानी से दिख जाएगा। मूवमेंट करते रहता है इस तरह से, मान लीजिए ये है, इस तरह से रोटेट करते रहता है, ठीक है। क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये रोटेट करता है, आप पहचान भी नहीं पाइएगा जो रडार है या क्या है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये मोमेंट जो इसका हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये चारों बगल जो है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसमें दो अलग अलग तरह का आता है, एक तो होता है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है उसको, और एक जो है मूवेबल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो मूवेबल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है ना। जैसे गोली बंदूक में क्या होता है, कोई अगर स्थिर है उस पर गोली चलाना है तो बहुत आसान है, लेकिन कोई मूवेबल है, मूवमेंट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। उसी तरह रडार में भी अगर मूवेबल है, मूवेबल पार्टिकल है या मूवेबल ऑब्जेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करने में दिक्कत होता है। तो किसी भी रेलवे स्टेशन में जाइएगा तो आपको रडार दिखेगा, क्यों, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, नहीं तो पता चलेगा ऊपर से आया, एक बम गिराया और निकल दिया। या मान लीजिए कोई ऐसा एयरक्राफ्ट आ गया जो दुश्मन का है, ठीक है, या फिर आतंकवादी का कोई एयरक्राफ्ट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आने से पहले पूरा कम्युनिकेशन करता है, ठीक है ना, कम्युनिकेट करेगा उसके बाद ही उतरने देगा, नहीं तो पता चलेगा। हाँ वो तो है कि जो मतलब अलार्म बजेगा फिर उसको जो है वेरीफाई वगैरह करता है, डिटेक्ट करता है। और भी है, हम लोग रडार वगैरह का यूज जो है इसमें भी करते हैं, मिलिट्री पर्पज से भी यूज करते हैं इसका, ठीक है ना।
मिलिट्री पर्पज से भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज जो है समुद्र वगैरह में, ठीक है ना, जो जहाज वगैरह होता है वहां पे भी रडार का यूज करते हैं। तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे अच्छी जगह पे हम लोग रडार का यूज करते हैं। मतलब समझिए एक देश का जो है नींव होता है रडार सिस्टम। रडार सिस्टम जिसका जितना अच्छा होगा, ठीक है ना, वो उतना शक्तिशाली देश माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे यूएस, ये टेक्नोलॉजी में कौन सबसे आगे है जी? नाम बोल रहे हैं, जापान नहीं, इससे भी ऊपर ये है इजराइल। इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। इजराइल के बारे में पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, इजराइल जो है आप देखेंगे उसका हिस्ट्री अगर देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, ठीक है ना। इजराइल जो है यहूदी का देश है, ठीक है ना। हिटलर का पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं हिटलर? तो हिटलर क्या किया था, जितना यहूदी था बहुत ही गंदे तरीका से ट्रीट किया था हिटलर, ठीक है ना। उसको जो है नाली का कीड़ा की कहाँ ये सब बोलता था, मतलब बहुत गंदे तरह से ट्रीट किया गया था। वो जो है यहूदी, वो इजराइल जो है, इजराइल मान लीजिए यहाँ पे है और इसके चारों ओर, हम हिस्ट्री के टीचर तो नहीं है तो उतने बढ़िया से बना के तो नहीं बताएंगे, बट इतना समझ लीजिए इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर इस्लामिक कंट्री है, ठीक है ना। इसके चारों ओर जो है इस्लामिक कंट्री है और बीच में जो है क्या है, यहूदी का कंट्री है और एकदम छोटा सा कंट्री है, ठीक है, ठीक है ना। अब हथियार लिया है इसको जो है, कुछ दिन पहले जो है फिलिस्तीन को कम जाया, उसके बाद हमास या कौन है, हाँ गाजा, वो सबको वो धीरे धीरे बढ़ा लिया अपना एरिया। जब वो आया था तो बहुत छोटा था, ठीक है ना। अब ये समझ लीजिए जो पूरे चारों तरफ से यहाँ पे क्या है, दुश्मन है, ठीक है ना। एक गलती जो करेगा, ये 1 घंटे के लिए गलती करेगा तो इसको नामो निशान मिटा देगा, ठीक है ना। और ये उस समय से भुक्तभोगी था और ये यहाँ पे आके बसा। इसके चारों ओर इस्लामिक कंट्री है जो इसको देखना तक पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। ये नहीं है जो इससे संबंध बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है। और ये सिंगल कंट्री है, ये सिंगल कंट्री है जो सबको पानी पिलाए हुआ है। इतना ज्यादा शक्तिशाली है जो इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है टेक्नोलॉजी में बराबर। इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमको लगता है 3-4 महीने युद्ध हुआ था हमास वाला, अभी भी वो तो उसको जो है ये छोटा सा था, धीरे धीरे अपना बढ़ा लिया और पूरा इस्लामिक कंट्री के बीच में, और इतना शक्तिशाली है, इतना टेक्नोलॉजी में आगे है जिसका कोई इसका मतलब टक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही छोटा है, हमारे बिहार से कम जनसंख्या होगा, हमारे बिहार का जो जनसंख्या है ना उससे भी कम जनसंख्या इसका होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, ठीक है ना, सब टेक्नोलॉजिकली क्या होता है, बहुत इन्हांस है। सबको यहाँ पे आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, सबको आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे एक एक जो आदमी है ना वो सब इफिशियंट है, ठीक है ना। क्या उस लेवल का चाइना नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी में तो चाइना भी बहुत आगे है, ठीक है ना। चाइना भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, हम लोग से तो बहुत आगे है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आप चाइना में कोई वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा चाइनीज का, तो टेक्नोलॉजी आपको खुद समझ में आएगा, जो हमारे आपसे बहुत ऊपर है। आप देख लीजिए, जो चीज़ बनाने में हम लोग 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं उसको वो 2,000 में बना के रख देता है। तो टेक्नोलॉजी में वो हमसे तो आगे है। लेकिन ये जो है ना इजराइल, इसका एक अलग ही बात है। इसका इतिहास कभी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, ठीक है ना। लगेगा जो कैसे ये अपने आप को रखे हुआ है और कितना शक्तिशाली है, ठीक है ना। और इसकी आबादी अपने बिहार से भी कम होगा, ठीक है। यहाँ के एक एक जो आदमी है, नागरिक है, वो स्किलफुल होता है, ठीक है ना। सभी को यहाँ पे कंपल्सरी ट्रेनिंग होता है, सभी को आर्मी का ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है ना। तो जितने भी हैं इफिशियंट है। और हमारे यहाँ क्या है, 1 आदमी कमाने वाले हैं, 5 आदमी खाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 10 कट्ठा जमीन है या 5 कट्ठा जमीन है तो उसी में पूरा परिवार लगा हुआ है। होता है कि नहीं होता है?
आप किसी गांव का घर का उठा करके देख लीजिए, एक परिवार में अगर 10 कट्ठा जमीन है ना, तो उसमें पिताजी भी काम कर रहे हैं, बच्चा लोग भी काम कर रहा है, ठीक है ना, सब इसी में उझराया हुआ है, तो विकास कैसे होगा? और यही आप जाइएगा, जाइए अमेरिका वगैरह में जाइए, एक किसान जो है अमेरिका का 1000 बीघा, 2000 बीघा, 10-10 हजार बीघा, 1-1 हजार, 2-2 हजार बीघा खेती करता है, एक सिंगल आदमी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मशीन का यूज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है अपने धान को झाड़ने में लगा हुआ है 5 आदमी मिल करके, ठीक है ना, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अमेरिका जो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में ही कहते हैं, एग्रीकल्चर में अमेरिका जो टेक्नोलॉजी को छोड़ देता है, वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आता है कहाँ? पंजाब हरियाणा में, और पंजाब हरियाणा में जो आउटडेटेड होता है तब हमारे बिहार में आता है, ठीक है ना। तो ये लोग जो करता है अमेरिका वगैरह में, ये टेक्नोलॉजी का यूज करता है। एक आदमी 1000 बीघा खेती नहीं कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप 1000 क्या 2000 बीघा, 4000 बीघा भी खेती कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चीजें, जैसे कि हमारे देश का पॉपुलेशन अधिक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, पॉपुलेशन अधिक है और एरिया में हम लोग कम है ना। अमेरिका वगैरह से एरिया कम है ना जी भारत का, हाँ, एरिया में हम लोग कम है और पॉपुलेशन में हम लोग बहुत ऊपर हैं, टॉप पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कम एरिया पड़ रहा है, तो वो भी कारण है। जैसे एनालिसिस कीजिएगा ना, वो डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो क्या क्या वजह हो सकता है, ठीक है, क्या क्या वजह हो सकता है। पॉपुलेशन को फ्रूटफुल तो कर सकते हैं, पॉपुलेशन को हम लोग क्यों इसको हम एज ए डिमेरिट ही माने। अगर मान लीजिए एक परिवार में 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे आईएएस हैं, तो वो क्या जान पे हैं? हाँ, और एक परिवार में 2 ही बच्चा है, दोनों निठल्ला है, कोई काम का नहीं है, तो वो अच्छा हुआ है कि ये अच्छा हुआ? तो अगर यूटिलाइज किया जाए पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन में आगे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, अगर उस चीज़ को इफिशियंसी को बढ़ाया जाए, इफिशियंट बने, तो फिर कितना बढ़िया हो जाएगा। आप गांव में चले जाइए, गांव में सबको तो नहीं बोलेंगे, बट 20% लोग काम करते हैं और 80% टाइम जो है बकैती के लिए होता है, ठीक है ना, जिनको ये मकसद ही नहीं है जो हमको क्या करना है, आगे क्या काम है, ठीक है, 1 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे गप करते हैं। वही शहर की ओर आइए, शहर में लोग काम को प्रेफरेंस देता है, सुबह उठता है अपना काम में जाता है, काम से मतलब है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्या है, 20% लोग काम करते हैं, 80% लोग पते नहीं है जो क्या करना है, ठीक है ना, टाइम बस बिताना है, सुबह से शाम होना है, फिर रात होगा जाके सो जाएगा, फिर सुबह से बगैती शुरू। तो फिर ऐसे में कैसे हम लोग बहुत ऊपर चला जा सकते हैं? तो सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, टाइम का यूटिलाइज, ठीक है ना, सक्सेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सारे चीज बहुत मैटर करते हैं। सोना सबको अच्छा लगता है, दुनिया का कोई इंसान है जिसको सोना अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन जो जगता है, जो मेहनत करता है, वही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। इतना दिनों में जो मेरा जो उम्र है उसमें हम यही रियलाइज किए, क्योंकि हमारे लाइफ में भी अप डाउन्स आए होंगे, ठीक है ना, तो अप डाउन्स बहुत सारे चीज देखे, हार्ड वर्क भी किए, कभी नहीं भी किए, कभी फिर किए, नहीं किए, ओवरऑल अभी तक के लाइफ में जो एक्सपीरियंस हम किए, यही हमको समझ में आया, जो हार्ड वर्क आप नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी हालत में, ठीक है ना, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपना वजूद दुनिया में एस्टेब्लिश करना, या अपने परिवार में एस्टेब्लिश करना, ठीक है ना, अपने समाज में करना, या अपने लिए जीना, तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, वो कोई भी हो। आज के डेट में ये नहीं है जो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, दुनिया इतना आगे चला जा चुका है, समाज इतना आगे चला जा चुका है, जब अब ये नहीं है कि जो लड़का लड़की दोनों पैरेलली आके खड़े हैं, और जब तक पैरेलली खड़ा नहीं होंगे तब तक जो है हमारे समाज का विकास भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और आज के डेट में अब ये चीज रहा भी नहीं, ठीक है, पहले वाला बात नहीं है। अब हर कोई जब शादी करता है तो शिक्षित लड़की चाहता है, लड़की अगर है तो कोई लड़की है जो 5वां पास से शादी करेगी? कोई लड़की नहीं है जो आज के डेट में 5वां पास लड़का से शादी करना चाहेगी, ठीक है ना। लड़की भी है तो पढ़ी लिखी है और मेहनत कर रही है।
तो दोनों जब करेगा, मेहनत करेगा, मीन्स ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं जो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इस चीज को जितना जल्दी समझ जाइएगा लाइफ उतना ही आसान हो जाएगा, और इस चीज को समझने में जितना लेट होगा उतना जो है गड़बड़ होगा। तो सिंपल सी बात है, जब हार्ड वर्किंग से ही सब चीज होगा, मेहनत करना ही होगा, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मेहनत जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। मेहनत करके कोई नहीं मरा है आज तक। सुने जो पढ़ते पढ़ते मर गया है? हाँ, दुनिया में कोई इंसान का नाम सुने जो पढ़ते पढ़ते मर गया? मेहनत कीजिएगा और क्रिएटिव बनिएगा, ठीक है ना। जितना मेहनत कीजिएगा उतना क्रिएटिव बनिएगा, जितना बैठिएगा उतना आलसी बनते चाहिएगा, उतना जो है यूजलेस हो जाइएगा। तो समाज के लिए यूजफुल बनना है, ठीक है। इस देश के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, अपने स्टेट के लिए करना है। आपके पढ़ाई पे कितना लगा होगा कॉस्ट सरकार को समझ रहे हैं? आप डिप्लोमा किए होंगे, आप लोग कितना पैसा खर्च किए होंगे डिप्लोमा में? 2.5 लाख। कौन सा कॉलेज था जी? अपना तो घर में भी रहिएगा तो खाइएगा, उसको गवर्नमेंट को बहुत दिए होंगे। तो कितना? 20 से 30 हजार रुपया। 20 हजार में आप डिप्लोमा किए होंगे, हम मान के चलते हैं। कॉलेज को उससे ज्यादा नहीं दिए होंगे। हाँ, उससे ज्यादा स्कॉलरशिप भी आ गया, ठीक। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा हुआ है जी। रहने का तो आप कहीं भी रहिएगा तो रहने खाने का छोड़ दीजिए, आज के डेट में आप सब चीज छोड़ दीजिएगा, फिर भी आप खाना खाइएगा ही, कहीं ना कहीं रहिएगा ही। ये चीज को आप कॉलेज पे नहीं थोप सकते हैं। खाना क्या आप पढ़ रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे तभी खा रहे थे, और डिप्लोमा खत्म हो गया तो खाना खाना बंद कर दिए, तो उसको कैसे काउंट कर सकते हैं? रहने का भी छोड़ दीजिए, रहिए कहीं ना कहीं तो आज रह ही रहे हैं। आप अपने घर में रह रहे हैं, अगर जिस घर में रह रहे हैं उस रूम को अगर रेंट पे लगा दीजिएगा तो कुछ पैसा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आपका अपना घर है, बना हुआ है, तो उसको आप काउंट नहीं कर रहे हैं। वहां दिए होंगे तो उसको काउंट कर रहे हैं। रहना खाना छोड़ दीजिए। कॉलेज को कितना दिए हैं? कॉलेज को केवल कितना फी दिए होंगे? 15,000 20,000 दिए होंगे। 50,000 रुपया मान लेते हैं। 50,000 मान लेते हैं। खाना को रहना को छोड़ दीजिए, 50,000 कॉलेज को दिए। आपके ऊपर केवल सिंगल आपके ऊपर एक स्टूडेंट के ऊपर कहते हैं कम से कम 10 लाख का खर्चा हुआ एक स्टूडेंट के ऊपर सरकार का। 10 लाख का खर्चा होगा एक कॉलेज में। कभी एनालिसिस कीजिएगा, एक कॉलेज में कम से कम 1 करोड़ के महीना गवर्नमेंट पे करता है, ठीक है ना जी। आप जोड़ लीजिए, एक जो प्रोफेसर होते हैं उनका सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख करके होता है। कितने प्रोफेसर होते हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग मेंटेनेंस सारा चीज को कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और कितने स्टूडेंट आप पढ़ते हैं डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितना स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं और जितना पर मंथ जा रहा है आप डिवाइड करके अपने पे देख लीजिएगा जो कितना आप पे खर्चा होता है, ठीक है। तो ये जो सरकार आप पे इतना खर्चा किया है, जो गवर्नमेंट दिया है, तो गवर्नमेंट को भी तो हम चुकाएंगे ना जी, किसी न किसी रूप में। हाँ, कि बस अपना काम हो गया, बात खत्म। तो उसी चीज को जब हम लोग सक्सेस करते हैं, जब कमाने जाते हैं, जब जॉब करते हैं, तो टैक्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, फिर से पे करते हैं। जो लिए उसको देना है ना, हाँ, फिर उसको हम लोग देते हैं। ये नहीं है जो आप 15,000 20,000 25,000 50,000 में आपका हो गया। आप जितना भी फी दिए होंगे ना उसका 20 गुना 50 गुना फी जो है आपका लगा होगा ओवरऑल। बचपन से लोग सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्या वही फी होता है उसका? सरकार लाखों लाख रुपया पे करता है। तो ये आपका भी कर्तव्य है, जो आप जब सक्सेस होते हैं तो फिर क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से सिस्टम चलता है, तो उसके लिए काम करना होता है। बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे देश के लिए करके निकल गए, ठीक है ना, और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 बात का एक बात निष्कर्ष यही है, जो ओवरऑल मेहनत करना है, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आप लोग भी बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। आज तक जब हम 2018 से टीचिंग में हैं, मेरे साथ जो भी बच्चे बैठते हैं तो लमसम
मैच्योर ही रहते हैं, ठीक है। डिप्लोमा जो भी करने आते हैं तो बहुत इमेच्योर बच्चे नहीं रहते हैं, इमेच्योर होते भी हैं तो एक फर्स्ट ईयर के बाद जो है दिमाग खुल जाता है, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो आप लोग भी चीज़ को समझते हैं, तो बस एक चीज़ दिमाग जिंदगी में हमेशा रखिएगा, मेहनत, हार्ड वर्क, और मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, और सही समय में सही मेहनत कीजिए, ठीक है। जैसे समय जैसे जैसे बीतेगा ना तो बहुत चीज एहसास करवा देगा, जो चीज आप सोचे भी नहीं होंगे आज की डेट में, अगर आप अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो उससे भी बदतर जिंदगी देखने को मिलेगा, समझे। जो चीज आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, जो ऐसा हो भी सकता है, उससे भी बदतर जिंदगी देखेंगे। तो ये बेटर है जो कहीं भी मेहनत करके सेटल्ड हो जाना, कहीं पे कुछ अच्छे कर लीजिए, ठीक है ना। आज जो आपका जिंदगी है, आज से 5 साल बाद सेम जिंदगी नहीं रहेगा, ठीक है ना। जिम्मेवारी आज जितना आपके ऊपर है उससे कई गुना जिम्मेवारी बढ़ेगा, ठीक है ना। आज आप पढ़ रहे हैं, कल किसी को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिम्मेवारी बढ़ते चला जाता है, तो सही टाइम में इफोर्ट लगा करके अपना कैरियर को सेट कीजिए, सबसे बड़ी बात है, जब फुल्ली इसी चीज पे हैं तो। नहीं तो देखते हैं बचपन में नहीं पढ़ता है तो क्या करता है, कोई ईंटा धो रहा है, ठीक है ना, भैंस चरा रहा है, ठीक है। घर बनाने में देखते हैं 20-20 ईंटा लेकर के 5 मंजिल पे चढ़ता है, मजदूरी कर रहा है। क्या आसान चीज है, बहुत डिफिकल्ट है। दिन भर खटता है तो 500-700 रुपया कमाता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे वर्क है जो कि जान जोखिम में डाल करके काम करता है। तो बेटर ये है जो अभी मेहनत कीजिए और बाद में फल लीजिए। अभी बचना मतलब बाद में क्या होगा, अपने आप को बर्बाद करना, ठीक है। तो सही समय में सही अक्ल आ जाना भी बहुत जरूरी होता है, सही समय में सही चीज को पिक करना। इसीलिए बेटर है अभी जो इस स्टेज में है काम को खत्म करके निकलिए, अगला स्टेज में जाइए। जितना डिले होगा उतना दिक्कत है। आज का कुछ और सिनारियो है, 5 साल बाद कुछ और होगा, ठीक है। तो समय चेंज होते चला जाएगा, और अभी तो आपके बस में है, 5 साल बाद 7 साल बाद बस में भी, कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका एज खत्म हो जाता है जॉब का, फॉर एग्जाम्पल एज खत्म हो जाएगा, तो आप चाह कर भी अंदर में कितना भी उल्लास होगा और कितना भी एनर्जी आप दिखाइएगा, लेकिन फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा, है कि नहीं है। आपको बहुत इच्छा होगा, मान लीजिए 35 साल में बहुत इच्छा होगा कि नहीं अब हम रेलवे जेई बनना चाहते हैं, ठीक है, या एएलपी अब हम जो है हमको असिस्टेंट लोगो पायलट बनने का बहुत शौक है, हम बनेंगे, लेकिन आपके पास एज ही नहीं रहेगा। और मेरा विश्वास मानिए, आपके पास जितना एनर्जी है, जितना अभी मोटिवेशन है, मोटिवेशन तो बाद में हो सकता है, जिम्मेवारी आएगा तो मोटिवेशन बढ़ जाएगा, वो चीज होता है, लेकिन जितना एनर्जी अभी है आज से 5 साल बाद वो एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी खत्म कीजिएगा इस कहानी को उतना बेटर होगा। ओवरऑल यही है जो हम सबको मेहनत करना चाहिए। ये आपके लिए ही नहीं है, जो भी वर्ड है ये मेरे पे भी सूट करता है, ठीक है ना। हर इंसान को, आप अपने गार्जियन को, पेरेंट्स को देख लीजिए, जो भी एज होगा 40-50 के एज में होंगे, जिनके भी पेरेंट्स हैं, हम कितना मान के चल रहे हैं, आज भी मेहनत करते होंगे आपसे, हमसे ज़्यादा, कि नहीं करते हैं वो लोग, आज भी हम लोग से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो जब वो 50 साल में भी फिर उन पे वही लागू हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग ही लागू हो रहा है, वो आज भी मेहनत ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो सिंपल सी बात है, हम लोग का जो एज है इसमें तो और मेहनत करना चाहिए। या नहीं मेहनत करके आपका जिंदगी जाने वाला नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेहनत को अपना साथी बनाइए, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, और जिंदगी में जितना मेहनत कीजिएगा ना, जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप 5 दिन अगर आप सही में मेहनत करने वाले लोग हैं, या एनर्जेटिक हैं, या आप जिंदगी को समझते हैं, या आप मेहनत को अपना हथियार मानते हैं, आप 2 दिन बैठ के देखिए आपको मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। 2 दिन आप बैठ के देखिए मन नहीं लगेगा। यही होता है, शहर के लोग गांव में जाता है तो उसको मन नहीं लगता है, ठीक है ना। आप शहर में रह रहे हैं
दूरस्थ गांव में जाइए, आपको मन नहीं लगेगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठ के गप मारिएगा, 5वां दिन से आपको खुद रियलाइज होगा जो हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और गांव वाले लोग को शहर में मन नहीं लगता है, क्योंकि शहर में सब अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई आपसे गप देने के लिए बैठा ही नहीं हुआ है। तो हर हाल में कहीं भी रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। हमारे देश का हम पे कर्जा है, हम लोग को पढ़े लिख के ना आज यहाँ पे बैठे हैं जी। कहीं ना कहीं तो सपोर्ट है, हमारा स्टेट का सपोर्ट है, हमारे देश का सपोर्ट है, हमारे परिवार का सपोर्ट है, हमारे गांव का सपोर्ट है। सबका कुछ न कुछ आप नमक खाए हुए हैं, सबको चुका के जाना है, ठीक है। तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए, तो रडार में यूज करते हैं, टेलीविजन में यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग BH कर्व फॉर हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप में BH कर्व फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। BH मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के बीच का जो कर्व होता है। हिस्टैरिसीस लूप पढ़े हैं ना, सर पढ़ाए होंगे मैग्नेटिक सर्किट में। BH कर्व अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। इलेक्ट्रिकल वाले तो पहले भी पढ़े होंगे, कुछ इस तरह का होता है ना। B और H के बीच के कर्व जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है ना। तो ये सारे चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और कहां कहां पे उपयोग करते हैं? फॉर इंजन प्रेशर एनालिसिस। इंजन प्रेशर एनालिसिस करने के लिए हम लोग CRO का यूज करते हैं। फॉर स्टडीइंग द हार्ट बीट, नर्वस रिएक्शन, ठीक है ना, नर्व का क्या रिएक्शन है, हार्ट बीट का क्या रिएक्शन है, ये सारे चीज के लिए हम लोग करते हैं। फॉर ट्रेसिंग ट्रांजिस्टर कर्व, ट्रांजिस्टर का कर्व को करने के लिए। फॉर डिटरमाइनिंग द मॉड्यूलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू डिटेक्ट द स्टैंडिंग वेव इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडिंग वेव निकालने के लिए, स्टैंडिंग वेव को निकालने के लिए हम लोग करते हैं। मिनिमा और मैक्सिमम के बीच का जो होता है उसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव का नाम सुने हैं? VSWR का नाम सुने हैं? ISWR का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं जी। ट्रांसमिशन लाइन नहीं पढ़े आप लोग? वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो और करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो नहीं पढ़े हैं? ट्रांसमिशन लाइन अगर कोई बच्चा पढ़ेगा और ये चीज नहीं पढ़ेगा, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, है पॉसिबल जो ट्रांसमिशन लाइन पढ़े और इसको नहीं पढ़े? भूल गए होंगे। ट्रांसमिशन लाइन अगर कोई भी पढ़ेगा तो ये चीज को पढ़ेगा ही। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ये Vmax बट्टे Vmin का रेशियो होता है। उसी तरह से करंट के टर्म में क्या हो जाएगा? Imax बट्टे Imin का जो रेशियो होगा। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्टैंडिंग वेव रेशियो 2 तरह का हो जाएगा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो और करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो उसको भी मेजर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। It can be used to check the diodes and the faulty components in the various circuit, ठीक है ना। डायोड को चेक करने के लिए या फिर कोई फॉल्टी कंपोनेंट है डिफरेंट सारे सर्किट में, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसका मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अगर आउटपुट सही सही वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है उसका मतलब क्या है? सही है। तो फॉल्ट चेक करने के लिए, ठीक है ना, डायोड को चेक करने के लिए इन सारे पर्पज से हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। किसका? CRO का, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और सिंपली CRO और ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप बोलिए या CRO बोलिए या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलिए, सब इसी का नाम है। ऑसिलोस्कोप बोलिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलोस्कोप, या CRO या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सब इसी का नाम है। फिगर शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल पर्पस ऑसिलोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर सिस्टम, ठीक है ना। ये डायग्राम देखिए, दिख रहा है? ये जो डायग्राम है किसका है? CRO का डायग्राम है। और ये जो डायग्राम है किसका है? CRT का है। तो यही जो है CRT के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा डायग्राम किसका हो गया? CRO का। और CRT हम क्या बताए थे? CRO का पार्ट होता है CRT। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये CRT है। इसका आपको स्पेशल भी CRT के बारे में पढ़ना है और CRA तो पढ़ना है। इसमें क्या क्या होगा CRO में? अगर देखिएगा
तो हम लोग इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। कहां पे अप्लाई करते हैं इनपुट सिग्नल? वर्टिकल एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, वहां से डिले लाइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहां से ट्रिगर सर्किट का उपयोग करते हैं। ट्रिगर सर्किट, ये वर्टिकल एम्पलीफायर से ट्रिगर सर्किट आया, ये फिर टाइम बेस्ड जनरेटर में जाएगा, यहां से हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहां से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज करते हैं। यहां पे हम लोग डिले लाइन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक क्या है, कम है, और दोनों को हम लोग क्या करना है, एक साथ भेजना है सिग्नल को। तो यहाँ पे इसको डिले करवाएंगे तब तो ये वाला आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो सिग्नल आएगा ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में जाएगा, और ये जो सिग्नल है ये कहाँ पे जाएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में। देखिए, तो ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है ये हॉरिजॉन्टली माउंट होता है। हॉरिजॉन्टली माउंट समझ रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये जो है कैसा माउंटिंग है, हॉरिजॉन्टली है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होता है हॉरिजॉन्टली माउंट होता है या वर्टिकली माउंट होता है? तो देखिए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हॉरिजॉन्टली माउंट होता है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है ये वर्टिकली माउंट होता है, जस्ट अपोजिट। बात समझे? तो यहां पे चला गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लुमिनस स्पॉट हो गया, यहाँ फॉस्फर स्क्रीन का हम लोग यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, वहां से दिखता है, ठीक है ना। और यहां से जो है देखिए, ये हाई वोल्टेज एचवी सप्लाई, मतलब हाई वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई किसको देते हैं? सीआरटी को देते हैं। सीआरटी में अगर आप लो वोल्टेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है यहां से, जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है तो इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, ये ऐसे भी तो डिफ्लेक्ट हो सकता था ना, तो डिफ्लेक्ट नहीं होता, इसके बीच में और भी सारा चीज को हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। फोकसिंग एनोड वगैरह रहता है जिसको फोकस करके रखता है, जिस इसी में हम बोले थे आपको घोड़ा का जो आंख में लगा रहता है, इसी पर्पज से ये डायरेक्टली क्या होगा, जाएगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो अगर लो सप्लाई देंगे, लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इमिट कब होगा, जब हाई सप्लाई देंगे तो ये बात भी आप दिमाग में रखिए। सीआरटी में जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो लो सप्लाई या हाई सप्लाई देते हैं, और बाकी जो सर्किट है सीआरटी के अलावा उसमें क्या देते हैं, लो वोल्टेज को अप्लाई करते हैं टू ऑल सर्किट। सीआरटी के अलावा जितने भी सर्किट है उसमें हम लोग लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और सीआरटी में हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई को अप्लाई करते हैं। याद रहेगा? हाँ। उसके बाद आपको क्या याद रखना है सर? तो याद ये रखना है, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में कौन कौन सा ब्लॉक होता है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में जो है कौन सा होता है, या किसके पहले कौन सा ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से पहले क्या होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर से पहले क्या होता है, ट्रिगर सर्किट होता है। तो ये ब्लॉक आपको कौन सा ब्लॉक कब होगा ये भी दिमाग में रखना, मतलब ये सर्किट आपको ओवरऑल दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनपुट सिग्नल को हम लोग अप्लाई करते हैं किस पे, वर्टिकल एम्पलीफायर के पास। वर्टिकल एम्पलीफायर से फिर क्या होता है, यहाँ से आउटपुट आता है, और ये आउटपुट कहाँ जाता है, ट्रिगर सर्किट में। ट्रिगर सर्किट जो है क्या करता है, ये टाइम बेस्ड जनरेटर को देता है। टाइम बेस्ड जनरेटर से हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आता है, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से कहाँ चला जाता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में चला जाता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो वर्टिकली माउंट रहता है, और ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली माउंट रहता है। और डिले लाइन का यूज हम लोग करते हैं किस में, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में जो आता है सिग्नल उसको हम लोग पहले डिले करवाते हैं। डिले क्यों करवाते हैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट यहाँ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में आ गया, और यहाँ जो है इतना प्रोसेस से हो करके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो सिग्नल आएगा पहले आ जाएगा, यहाँ बाद आएगा। दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, एक साथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिले लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीआरओ का क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है ना। सीआरओ का डायग्राम हो गया। प्रत्येक चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। डिस्प्ले मतलब किसका डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, ये डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, ये डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्ले जो इसका होगा, इन ऑल द मॉडर्न ऑसिलोस्कोप
इट इज यूजली एलसीडी पैनल, हम लोग एलसीडी पैनल का यूज करते हैं जितना भी मॉडर्न डिस्प्ले है, ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज करते हैं। इन द ओल्ड ऑसिलोस्कोप द डिस्प्ले वाज ए कैथोड रे ट्यूब और सीआरटी, बट हम लोग मान के चलेंगे जो कैथोड रे ट्यूब का ही कहानी पढ़ेंगे, एलसीडी के कहानी को भूल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पहले वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सीआरओ सीआरटी मतलब जो स्क्रीन होगा, पहले जो स्क्रीन होता था वो सीआरटी का होता था, अब नया में लेटेस्ट में क्या किसका यूज करते हैं, एलसीडी का यूज करते हैं। आप टेलीविजन वगैरह देख रहे हैं ना, कितना चेंजिंग हो गया। आज से 20 साल 25 साल पहले का टेलीविजन जाइए, इतना बड़ा टेलीविजन होता था, उठाने में दिक्कत होता था, एक आदमी के पीछे से निकला रहता था। और आज का टेलीविजन देखिए, एकदम क्या हो गया, एरिया कम हो गया, ठीक है ना, तो एकदम एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, हर एक चीज में चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मोबाइल फोन का ही बहुत बार हम एग्जांपल लिए हैं, कितना बड़ा चेंजिंग हो गया मोबाइल फोन में, देखिए, और हो ही रहा है, डे बाय डे हो ही रहा है। टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, दिन रात काम होता है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में हैं, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन अगर कमजोर है तो आप ओवरऑल कमजोर पड़ जाएंगे। आप लोग अपने जिंदगी में अभी तक देख चुके हैं, बहुत कंपनी आया और बहुत कंपनी गया भी, ठीक है ना। टिकेगा वही जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा, काम करेगा। क्योंकि मोबाइल फोन सब के ये सब जो टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत फास्ट चेंजिंग होता है, हर 2 दिन 4 दिन में एगो नया मोबाइल फोन आ जाता है, नया नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है ना। तो पूरा जो है अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेड करेगा वही रह पाएगा। आज कोई खरीदेगा मोटरोला का मोटा बड़ा मोबाइल, कोई नहीं खरीदेगा। आप जब भी खरीदने जाते हैं मोबाइल तो आप स्लिम जरूर देखते हैं, कोई मोटा फोन प्रीफर करता है आज के डेट में, कोई नहीं लेना प्रीफर करता है, सबको पता चाहिए। आज किसी के घर में नया जो टेलीविजन खरीदा होगा 2-4 साल में, कोई बड़का वाला टेलीविजन खरीदा है, मिलता ही नहीं है, और ना कोई खरीदने वाला है। अगर मिलेगा तो आप खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, आपका आंसर नो ही होगा, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो जो सीआरओ था उसका जो स्क्रीन था वो किसका था, सीआरटी का था। अब जो है लेटेस्ट में मतलब ना आजकल में जो आता है वो एलसीडी पैनल आता है, ठीक है। CRT is laid out with both horizontal and vertical reference line referred to as the graticule। इसमें horizontal और vertical reference line होता है, ठीक है ना। In addition to the screen, most display section are equipped with 3 basic control, a focus knob, the intensity knob on beam finder button। ये तीनों चीज आपको दिखता भी होगा CRO पे, ठीक है ना। क्या होता है, फोकस नोब का यूज करते हैं, फोकस नोब होता है जो कि फोकस करवाता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी नोब होता है जो इंटेंसिटी लेवल को बढ़ाता घटाता है। आप देखें हैं कभी उसको, इंटेंसिटी लेवल को आप बढ़ा घटा सकते हैं एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, या फिर इंटेंसिटी को कम और बेसी कर सकते हैं इंटेंसिटी लेवल को। या बीम फाइंडर बटन होता है जिसे आप बीम को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे चीज आपको दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट कैथोड रे ट्यूब, ये इसके बारे में तो स्पेशल हमको पढ़ना भी है। इट जनरेट्स द इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सेलरेट द बीम टू ए हाई वेलोसिटी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करता है पहले, ठीक है ना, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करता है हाई वेलोसिटी से। डिफ्लेक्ट द बीम टू क्रिएट द इमेज एंड कंटेन ए फॉस्फर स्क्रीन वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम इवेंचुअली बिकम विजिबल। फॉस्फर स्क्रीन, स्क्रीन जो होता है वो कैसा होता है, किस कैसा कोटिंग करते हैं, तो फॉस्फर का रहता है, एक्वाडक्ट कोटिंग बोला जाता है, एक्वाडक्ट कोटिंग करते हैं, फॉस्फर स्क्रीन होता है, ठीक है ना। और उस पर क्या किया जाता है, डिस्प्ले करवाया जाता है। जैसे मिरर में देखते हैं, मिरर में क्या होता है, एक साइड हम लोग फेस देखते हैं, दूसरे साइड क्या होता है, ओपेक रहता है, ढका हुआ रहता है ना जी, कि दोनों साइड रहता है, ओपेक रहता है एक साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फर स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो उस पर स्ट्राइक करता है और वहां से डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट वर्टिकल एम्पलीफायर रहता है। दिस इज ए वाइड बैंड एम्पलीफायर यूज टू एम्पलीफाई सिग्नल इन द वर्टिकल सेक्शन। किसमें, वर्टिकल एम्पलीफायर का किसमें यूज करते हैं, वर्टिकल सेक्शन में एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग
वर्टिकल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। हॉरिजेंटल एम्पलीफायर कहाँ होगा? दिस इज यूज टू एम्पलीफाई द सॉटूथ वोल्टेज विच इज देन अप्लाइड टू हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है ना, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर का यूज हम लोग हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेट में यूज करते हैं उससे पहले, और वर्टिकल एम्पलीफायर का वर्टिकल सेक्शन में करेंगे। तो किसको एम्पलीफाई करने के लिए वर्टिकल एम्पलीफायर का यूज करते हैं? तो वर्टिकल सेक्शन में जो है एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, और हॉरिजेंटल एम्पलीफायर का यूज हम लोग करते हैं जो सॉटूथ वेव वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए, और उसको फिर कहाँ अप्लाई करते हैं? तो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में करते हैं। और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होता है? तो वर्टिकली माउंट रहता है। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकली माउंट रहेगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हॉरिजेंटली माउंट होता है। माउंट समझ रहे हैं ना, जैसे लगाना रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर देखे है ना, डायग्राम में टाइम बेस्ड जनरेटर था, इसको हम लोग स्वीप जनरेटर या फिर टाइम बेस्ड जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूस सॉटूथ वोल्टेज वेव फॉर्म यूज फॉर हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ये क्या करता है? ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है ये सॉटूथ वोल्टेज को जनरेट करता है, और वो सॉटूथ वोल्टेज को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो सॉटूथ वोल्टेज को हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रिगर सर्किट है। ट्रिगर सर्किट प्रोड्यूसेस ट्रिगर पल्स टू स्टार्ट हॉरिजेंटल स्वीप। हॉरिजेंटल स्वीप को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ट्रिगर पल्स को अप्लाई करते हैं। ट्रिगर पल्स को जब आप ऑन करेंगे, ट्रिगरिंग देंगे, तब क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल पल्स जो है वो स्टार्ट होगा। इट कन्वर्ट द इनकमिंग सिग्नल इनटू ट्रिगर पल्स सो दैट द इनपुट सिग्नल एंड द स्वीप फ्रीक्वेंसी कैन बी सिंक्रोनाइज। ये जो आपका ट्रिगर सर्किट है ये क्या करता है? तो जो इनकमिंग सिग्नल है उसको ट्रिगर पल्स में कन्वर्ट करता है। जो इनकमिंग सिग्नल जो आता है उसको ट्रिगर पल्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये इनपुट सिग्नल और ट्रिगर स्वीप जो फ्रीक्वेंसी है दोनों को क्या करेगा? सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज करने का मतलब एक साथ जो है वो उसको सेंड करता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिले लाइन। डिले लाइन के बारे में कुछ बताए थे हम, नाम से ही क्लियर है। डिले लाइन का क्या काम है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलोस्कोप ऑलवेज इंक्लूड डिले लाइन इन द वर्टिकल एम्पलीफायर। कहाँ पे यूज करते हैं डिले लाइन में? वर्टिकल एम्पलीफायर में यूज करते हैं। हॉरिजेंटल एम्पलीफायर टिक कीजिएगा, गलती होगा, मतलब अंदर से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा होगा तो इस तरह से उठाएगा। जो डिले लाइन का यूज हम लोग किस में करते हैं? वर्टिकल एम्पलीफायर में या हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में? तो वर्टिकल एम्पलीफायर में डिले लाइन का यूज करते हैं। ठीक है ना, in the vertical amplifier the purpose of such line is to delay the vertical signal enough to keep it from reaching the CRT deflection plate before the horizontal sweep circuit are running। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डिले करवा के रखते हैं। देखते हैं हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में जो सेक्शन था 3-4 सेक्शन था, और वर्टिकल एम्पलीफायर में जस्ट उसके बाद सेक्शन था। तो पहले पहुंच जाएगा, पहुंचाना क्या है? एक साथ पहुंचाना है। ठीक है ना, तो एक साथ पहुंचाना तो क्या करेंगे? डिले करवाएंगे। किसी शादी में जाना है, 2 दोस्त को जाना है, तो क्या करता है? बीच में आके एगो दोस्त रुक जाता है। जब दोनों दोस्त साथ में होता है तब जाता है शादी में, होता है ना। एक ही जगह पे जाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उसके बाद साथ में फिर क्या होता है? जाते हैं। जिसको भोज पहले खाना होगा तो क्या करेगा? पहले चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिले लाइन का उपयोग यही है, जो दोनों को उसको डिले कर, जो वर्टिकल एम्पलीफायर से सिग्नल आएगा उसको डिले करवाने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगा? दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाई एंड लो वोल्टेज सप्लाई। हाई एंड लो वोल्टेज सप्लाई भी हम लोग देखे थे। हाई वोल्टेज सप्लाई का यूज किस में करते हैं? सीआरटी में हाई वोल्टेज सप्लाई का यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा? इमिट करेगा और हाई स्पीड से पास करवाएगा। और लो वोल्टेज का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? लो वोल्टेज सप्लाई का यूज हम लोग बाकी जितना भी सर्किट था वो सभी में लो वोल्टेज सप्लाई का यूज करते हैं। द पावर सप्लाई ब्लॉक प्रोवाइड्स द वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय द कैथोड रे ट्यूब टू जनरेट एंड एक्सेलरेट द बीम। बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करना और फिर उसको एक्सेलरेट करने के लिए वोल्टेज चाहिए। ठीक है ना, एज वेल एज टू सप्लाई द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर अदर सर्किट ऑफ द ऑसिलोस्कोप। और भी जितना पार्ट है उसको क्या चाहिए? काम कब करेगा? जब सप्लाई देंगे। तो लो वोल्टेज सप्लाई हम लोग बाकी सभी सर्किट पार्ट में देते हैं,
और हाई वोल्टेज सप्लाई हम लोग केवल CRT में देते हैं। CRT का जो सप्लाई देते हैं वो बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है जब टच कीजिएगा तो एट ए टाइम उसी समय में खत्म, ठीक है ना, बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही सावधानी से जो CRT वाला जो होता है उसको बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, बहुत हाई वोल्टेज रहता है, ठीक है, क्योंकि वो लो वोल्टेज देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करेगा ही नहीं, इमिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा तो क्या होगा, पास नहीं करेगा। तो CRT को हमेशा हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं और बहुत सावधानी से हैंडल किया जाता है, ठीक है ना। बाकी में लो सप्लाई रहेगा लेकिन वहां पे हाई सप्लाई दिया जाता है, और उसको हाई सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से भी हाई वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, एम्पलीफाई कर करके बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। तो हाई वोल्टेज जो है हम लोग अप्लाई करते हैं CRT में। उसका जो वायर कनेक्शन के लिए अंदर में तो मल्टी कलर वाला रहता है, इसका नाम एग्जैक्ट हो, बाहर से तो नॉर्मल वायर रहेगा सप्लाई के लिए, थोड़ा सा हैवी रहेगा, पता नहीं तो ये नीचे हम नहीं पता है, लेकिन अंदर में एक स्पेशल वायर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बट वो जो वायर होगा वो हैवी वायर के अंदर में हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज को कैरी करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्किंग ऑफ CRO है, द पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द वोल्टेज टू द CRT को वोल्टेज प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई से। लो वोल्टेज इज गिवन टू द हीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, इट जनरेट द इलेक्ट्रॉन बीम एंड हाई वोल्टेज एक्सेलरेट द बीम। क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगा उसके बाद हाई वोल्टेज क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट कर देगा, मतलब वो फास्ट रेट से जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बीम इमिट होता है वो उसका रेट क्या होगा, फास्ट रेट होगा। स्लो होगा तो क्या होगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। पहुंचेगा भी तो डेविएशन होने का चांस रहेगा, है ना। किसी चीज को धीरे से फेंकिए और किसी चीज को बहुत फोर्सफुली फेंकिए, फोर्सफुली फेंकिएगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और अगर धीरे से दीजिएगा तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर फिटेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन गम एंड स्क्रीन टू डिफ्लेक्ट द बीम अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल। जो इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये बीम को डिफ्लेक्ट करता है, और इसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज करते हैं जो स्क्रीन पे दिखाता है। स्क्रीन पे अगर हमको दिखता है तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चीज दिखता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चीज दिखता है। द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द स्क्रीन एंड क्रिएट विजिबल स्पॉट। जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा किस पे, स्क्रीन पे, और ये स्पॉट को विजिबल करेगा। यही कॉन्सेप्ट जो है ना आपके मोबाइल फोन में बोलिए या फिर टेलीविजन में बोलिए, जो आता है वो लाइट के रूप में ही आता है, ठीक है ना, और वही चीज आपको विजिबल होता है। फिर जैसे पिक्चर ट्यूब का काम क्या होता है, बताए होंगे कभी, एक तो कैमरा ट्यूब होता है, एक पिक्चर ट्यूब होता है। कैमरा ट्यूब क्या करता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कैमरा ट्यूब, ठीक है ना। और पिक्चर ट्यूब जो होता है, पिक्चर ट्यूब कहाँ होगा, लास्ट में लगा होगा, ठीक है ना। तो पिक्चर ट्यूब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को फिर लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वही लाइट के रूप में जो होता है उसी चीज को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, लाइट के रूप में हम लोग देख पाते हैं। तो पिक्चर ट्यूब हमेशा क्या होगा, स्क्रीन के एकदम पास होगा, ठीक है, और कैमरा ट्यूब शुरू में होगा, जो क्या करेगा, लाइट सिग्नल, जो लाइट पड़ता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अंदर में जो भी प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होगा। और फिर पिक्चर ट्यूब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर वाला कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। This spot is deflected on the screen in horizontal direction x-axis with the constant time dependent rate, ठीक है ना। और वो स्पॉट जो है horizontal direction में उसको आप आगे पीछे डिस्प्ले उसको आप कर सकते हैं स्पॉट को। This is done by a time based circuit
प्रोवाइडेड इन द ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप में टाइम बेस्ड सर्किट होता है। आप देखेंगे जो अलग अलग बटन था ना जी, उसमें टाइम बेस्ड सर्किट भी होता है। उसकी मदद से जो वो स्पॉट होता है उसको आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना, इधर उधर कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट इन 2 डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट होगा वो 2 डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल ऑन वाई एक्सिस। To get a stable stationary display on the screen, it essential to synchronize the horizontal sweeping of the beam sync with the input signal across the y plate। तो एक साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है वो और वर्टिकल दोनों को क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करके तब सेंड करते हैं। जिससे क्या होगा, सिंक्रोनाइज करके, नहीं तो पता चलेगा हॉरिजॉन्टली कुछ और दिखा रहा है। कभी कभी पिक्चर में देखते होंगे कि जो कटा कटा दिखता है, ठीक है ना, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं रहता है, उसकी वजह से होता है। अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तो क्या होगा, सही से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों को हम लोग सिंक्रोनाइज करके सेंड करते हैं। A triggering circuit is provided for synchronizing 2 types of deflection. Due to repetitive tracing of viewed waveform, we get a continuous display because of persistence of vision। persistence of vision आ गया। persistence of vision टेलीविजन वाला कॉन्सेप्ट है। persistence of vision के कारण ही हम लोग कोई भी चीज को कंटिन्यूअस देख पाते हैं, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आप जब मूवी देखते हैं तो आपको कभी फील होता है जो ये रियल लाइफ में नहीं घटता है, सब दिखाता है ना जी, ये हुआ यहाँ पे जो है ये चीज हो रहा है, इसके बाद जो है मायके गया, ससुराल गया, जो भी चीज आप देखते हैं सारा चीज क्या होता है, सीक्वेंस में दिखता है। वो क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब आपके आंख में जो है ना, आपको आंख को धोखा दिया जाता है। मूवी तो आप लोग जानते हैं, बच्चा तो कोई नहीं है, कोई चीज रियलिटी रहता है उसमें क्या, हाँ, इमेज ले लेकर के मूवी बनता है, ठीक है ना, कुछ भी रियलिटी नहीं होता है। रियल लाइफ उसको बोलते हैं, रियल लाइफ और रियल लाइफ। मूवी क्या है, रियल लाइफ है। और उसी को देख करके बचपन में हम लोग कोई वैसा मूवी रहता था तो खूब रोते थे, इमोशनल मूवी, ठीक है ना, अभी भी होता है। तो वो परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण क्या होता है, हमारा जो आंख है, आंख पे 1/16 ऑफ द सेकेंड तक जो है किसी चीज का इमेज रहता है, 1/16 ऑफ द सेकेंड। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज का इमेज आपके आंख पे 1/16 ऑफ द सेकेंड है और उससे पहले दूसरा इमेज डाल देंगे तो डिसकंटिन्यूअस लगेगा, हाँ। मान लीजिए आपको 2 रोटी थाली में रख दिया और 2 घंटा बाद तीसरा रोटी लाया तो क्या दिखेगा, डिसकंटिन्यूटी अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन 2 रोटी आप, 1 रोटी खाए, 1.5 रोटी खाए, उसके बाद फिर रोटी ला के रख दिया तो डिसकंटिन्यूटी लगेगा, नहीं लगेगा। यही चीज होता है, आंख को जो है ना धोखा दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक इमेज हमारे आंख से उतरता नहीं है, उससे पहले दूसरा इमेज आंख पे डाल दिया जाता है। इसीलिए आपको मूवी में सब चीज क्या लगता है, कंटिन्यूअस लगता है। हर एक चीज लगेगा मूवी में, अच्छा ऐसा ऐसा सब चीज हो रहा है, ठीक है ना। एक शूटिंग अमेरिका में होता है, दूसरा शूटिंग कहाँ होता है, इंडिया में होता है, और वो चीज भी हम लोग को रियलिटी लगता है ना। तो ये क्या है, वही परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण जो है हम लोग देख पाते हैं और डिसकंटिन्यूटी आपको फील नहीं होता है ना, डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है। एक अगर टेलीविजन पढ़े होंगे तो इंडिया में जो है 25 फ्रेम पर सेकेंड का यूज करते हैं, 1 सेकेंड में 25 फ्रेम का यूज करते हैं, और अमेरिका वगैरह में 30 फ्रेम पर सेकेंड का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे जो खास करके जो अगर 30 फ्रेम पर सेकेंड होगा तो क्या होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगा। आज से 50 साल पहले का मूवी उठाइए और आज का मूवी उठाइए, बॉलीवुड का बात कर रहे हैं, और हॉलीवुड का मूवी उठाइए, तीनों में डिफरेंस कुछ दिखता है, क्या डिफरेंस दिखता है। पहले का जो मूवी होता था स्लो मूवी होता था, ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अभी का जो मूवी है बॉलीवुड में ही मान लीजिए फास्ट है, और इससे भी फास्ट आपको हॉलीवुड में दिखता है। फास्ट दिखता है कि नहीं दिखता है, जैसे हॉलीवुड में जल्दी जल्दी होता है, ठीक है ना, फास्ट होता है। और आज से 50 साल पहले का मूवी देखिएगा तो एकदम स्लो स्लो होता है, ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे से हो रहा है, गांव वाला चाल में, ठीक है। तो वो फ्रेम्स पर सेकेंड का है, जितना फ्रेम पर सेकेंड बढ़ाइएगा उतना अधिक क्या होगा,
फास्ट होगा। एक चीज और गौर करते होंगे, टेलीविजन में जो स्क्रीन होता है वो मीन्स विड्थ अधिक रहता है, हाइट कम रहता है। विड्थ अधिक है, हाइट कम है। इसका क्या कारण है? सिंपल, आपका बेंच यहां पे रखा हुआ है, इसका विड्थ अधिक है, हाइट कम है। ये बोर्ड दिख रहा है, इसका विड्थ अधिक है, हाइट कम है, इक्वल है। हाँ, ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। टेलीविजन भी कुछ इसी तरह का होता है। तो क्यों हम लोग रखते हैं ऐसा? हाँ, ये जो है आप गौर कीजिएगा, आपके डे टू डे लाइफ में आपको हजारों चीज ऐसा एग्जांपल मिलेगा जिसका विड्थ अधिक होता है, हाइट कम होता है। बेंच डेस्क बनाया गया है, बेंच डेस्क बनाया गया है तो देखिए विड्थ अधिक है, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है? हमारे आंख की वजह से। हमारा जो आई है वो हॉरिजेंटली जो है देख पाता है अच्छे से। वर्टिकली आप कितना बार दिन में ऐसे देखते हैं बताइए? या कोई चीज को ऐसे दिखना है आपके लिए कितना डिफिकल्ट है? आप खुद गौर करके देखिए। ये वर्टिकली हो गया ना जी, और ये हॉरिजेंटली हो गया। तो हमारा जो आंख है वो क्या है? हॉरिजेंटली देखने के लिए कंफर्टेबल है। हम लोग हॉरिजेंटली सब चीज को अच्छे देख पाते हैं। वर्टिकली दिन में कितना बार ऐसे देखते हैं आप बताइए? अगर सब चीज को वर्टिकली कर दिया जाए तो हम लोग के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। तो हमारा जो आई सिस्टम है वो हॉरिजेंटली देखने के लिए कंफर्टेबल है। इसीलिए आप देखिएगा जितना भी चीज बनाया होता है वो हॉरिजेंटली अधिक। अब सब में नहीं होगा, अभी मोबाइल फोन में आप फेल कर जाइएगा, क्योंकि मोबाइल फोन का डिस्प्ले क्या है? छोटा डिस्प्ले है। इसमें भी ऐसा देखना और ऐसा देखना। जब हम लोग ऐसे देखते हैं, कभी मूवी वगैरह देखते हैं तो ऐसे करके नहीं देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मतलब ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल देखना मेरे आंख के लिए ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू वर्टिकल। सिनेमा हॉल कभी गए हैं? नहीं गए हैं? सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो सिनेमा हॉल में जाइएगा तो जब सिनेमा हॉल में जाइएगा तो सबसे जो पीछे का सीट होता है उसका ज्यादा रेट होता है, ज्यादा पैसा चार्ज करता है, ठीक है। सिनेमा हॉल में जो सबसे आगे का सीट होता है उसका सबसे कम टिकट का दाम होता है, और सबसे पीछे का जो सीट होता है, नीचे नहीं, आपको सोफा पे भी बैठा देगा आगे में, फिर भी उसका रेट कम होगा, ठीक है ना। आपको सोफा पे बैठा के मलाई खिलाएगा तो यो कम रहेगा। और पीछे जितना पीछे जाइएगा सिनेमा हॉल में उतना टिकट का दाम होता है। सिनेमा हॉल का सबसे बेस्ट सीट जो है सबसे पीछे वाला सीट माना जाता है, ठीक है ना। और सबसे वर्स्ट सीट, सबसे खराब सीट सबसे आगे वाला रो माना जाता है, क्योंकि होता क्या है जो उसका स्क्रीन बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो आगे जब आप बैठेंगे तो आगे से आपको दिखेगा ही नहीं ठीक से, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्रीन होता है। मोबाइल का स्क्रीन थोड़ी है जो आप आसानी से देख लीजिएगा, बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि जो कुछ चीज देख पा रहे हैं कुछ चीज हमसे स्किप हो जा रहा है, ठीक है। जितना पीछे जाइएगा उतने अच्छे से स्क्रीन को देख पाइएगा। रेस हाँ, वो सब चीज है, ठीक है ना। बहुत दूर भी नहीं कर सकते हैं, बहुत नजदीक भी नहीं कर सकते हैं। तो सिनेमा हॉल में आप ऐसा नहीं देखेगा जो यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ से बैठाना शुरू करता है, कम से कम पीछे रहता है, या सिंपल यहीं पे है तो यहाँ तो नहीं बैठाया गया है आपको। क्यों नहीं बैठाया गया है? क्योंकि आपको स्क्रीन दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, स्क्रीन नहीं दिखेगा। तो सिनेमा हॉल में जाइएगा तो सबसे पीछे वाला सीट का सबसे अधिक कॉस्ट, उसका कारण यही है जो आगे से दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा आंख जो है वो हॉरिजेंटली हर चीज को कंफर्टेबली दिखता है, इसलिए हॉरिजेंटल हम लोग विड्थ को ज्यादा रखते हैं और हाइट को कम रखते हैं। और इसका भी रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है? 4/3। एक एक्सपेक्ट रेशियो का नाम सुने होंगे, सुने हैं कभी? एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है ये होता है विड्थ बटे हाइट के रेशियो को हम लोग बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है ना। ये कितना होगा? ये 4/3 का रेशियो होता है, ठीक है। 4/3 का रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 4x है और ये 3x हो गया तो आपका डायगोनल कितना हो जाएगा मैथ के विद्यार्थी? 5x हो जाएगा,
अच्छा एक चीज और सीखिए, जैसे ये मोबाइल फोन हो गया तो बोलता है ना ये 6 इंच का डिस्प्ले है या 7 इंच का डिस्प्ले है या 5 इंच का डिस्प्ले है, तो ये क्या शो करता है? डायमेंशन जो होता है कभी भी डिस्प्ले का ये मेजर या ये मेजर नहीं किया जाता है, वर्टिकली हम लोग मेजर करते हैं, ये डायमेंशन होता है। जैसे टेलीविजन खरीदने गए हैं कभी, कहेगा 32 इंच का टेलीविजन है, ठीक है ना, तो वो 32 इंच क्या होता है? हाँ, स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन समझ लीजिए, स्क्रीन जो होता है वो डायगोनल को मेजर करता है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन में क्या होता है यहां से यहां तक विजुअल होता है तो डायगोनली होता है। जैसे 32 इंच का टेलीविजन है ना, अब यहां से हाइट और विड्थ आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 32 इंच का या मान लीजिए 60 सेंटीमीटर का हम आपको टेलीविजन दे दिए, 60 सेंटीमीटर का टेलीविजन है तो आप उसका हाइट और विड्थ निकाल सकते हैं? हाँ, नहीं निकलेगा। अगर 60 सेंटीमीटर का टेलीविजन है, 60 सेंटीमीटर का टेलीविजन है, हाँ, तो अब इसमें पूछेगा हाइट और विड्थ कितना है टेलीविजन का बताइए, तो नहीं निकलेगा। ये 4x है, ये 3x है, ये कितना है 5x, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 60x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। विड्थ कितना होगा 12 चौक 48 सेंटीमीटर का विड्थ हो गया। और हाइट कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 36 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, घर जाइएगा मेजर करके देखिएगा, ठीक है। अब जब भी आप देखते होंगे टेलीविजन वगैरह खरीदने जाइएगा, 36 इंच का 72 इंच का जो भी जितना इंच का हो, ठीक है ना, सेंटीमीटर में या इंच में आपको बताएगा। सेंटीमीटर और इंच में रिलेशन आपको पता होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो इंच में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में आप निकाल सकते हैं। तो वो जो 32 सेंटीमीटर का या 60 सेंटीमीटर का या 72 सेंटीमीटर का जो आपको टेलीविजन कहता है, इट्स मीन्स वो आपको क्या बता रहा है, वो डायगोनल का बता रहा है, ठीक है। और ये 4:3 का रेशियो होता है। विड्थ होगा 4x 4, हाइट होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। यहां से आप हाइट और विड्थ टेलीविजन का निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हट के चीज था क्योंकि CRT था, स्क्रीन से था, इसीलिए ये सारे चीज को बता दिए। आई होप इंटरेस्टिंग चीज था, समझने वाला चीज था, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, हो भी गया। नेक्स्ट क्लास में CRT को करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसड्यूसर को करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। PDF भेज देंगे, ठीक।